हाय फ्रेंड्स, हमेशा स्टोरी स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस हमें सपोर्ट करें क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं गाइस। अब हम चलते हैं अभी स्टोरी की जानिब। जुनून इश्क पार्ट नंबर 32। अहमद वहाँ पे मायूस कौन हुआ होता है क्योंकि इरफान ने उसे बिल्कुल भी एक बार भी प्यार से नहीं देखा होता है। अहमद ये सोच रहा होता है, मैंने सोचा था 2 दिन 3 दिन ये झगड़ा करेगी फिर सब ठीक हो जाएगा। और फिर अहमद सोच रहा होता है कि इतने दिन हुए कहाँ हैं, अभी तो बमुश्किल 1 से 2 दिन हुए, तब भी इरफान उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रह पाएगी। मतलब अहमद ने जो सोचा था वो अभी हो तो नहीं रहा था वैसा। उसने सोचा था कि इरफा उसे प्यार मोहब्बत के साथ बिहेव करेगी, वो सच में घूमने जाएंगे मरी, लेकिन यहाँ तो वो सिर्फ अपनी अब्बा की मार ही खाई जा रहा था। ऊपर से इरफा उसे बातें सुना रही थी। बेचारा दिल ही दिल में यही सोच रहा था कि मैं कहाँ फंस गया हूँ। यही अच्छी बात होती कि उसे घर लाता ही नहीं, इरफा को उसके घर जाने देता ही नहीं, ये सारा सीन क्रिएट होता ही नहीं, अच्छी बात होती। लेकिन मैंने ही ये सब कुछ बेवकूफ़ाना हरकतें की हैं। अब इसमें इरफा का भी कोई कसूर नहीं था क्योंकि ये सारी पागलपंती अहमद की तरफ से थी, तो इसमें इरफा का कोई हाथ नहीं था। लेकिन अभी अहमद के अब्बू काफ़ी ज़्यादा सोच रहे होते। वो कह रहे थे हमने तो ये कभी सोचा नहीं था, अहमद से तो हमें इस बात की कोई उम्मीद नहीं थी। हमने सोचा था कि वो क्या से क्या हो गया। खैर अब तो जो भी है यही बहू है, इसी दुनिया के सामने लाना पड़ेगा। अब यही बेचारा इसी बारे में सोच रहा होता है। तो अहमद की दादी भी आ जाती है अपने बेटे को खाना वगैरह देने के लिए रूम में। तो वो काफ़ी टेंस होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि मैं खाना नहीं खा रहा। तो अहमद की दादी जो अहमद के अब्बू को कहती है कि आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो, वैसे भी अहमद ने शादी की है, थोड़ी ना कोई बड़ा गुनाह कर लिया है। और वैसे भी अगर आप इस शादी को मानोगे और दुनिया के सामने ऐसा पोर्ट्रे करोगे कि मतलब आपकी बहू बहुत अच्छी है, आप इतने अच्छे इंसान हैं, अपने बेटे को सपोर्ट करें, तो आई थिंक सो आपकी कंपनी को ही फ़ायदा होगा। तो ये बात जब उनके दिमाग में क्लिक होती है कि अगर वो इस रिश्ते को भी मान कर और एक बड़ा सबूत दे बड़ेपन होने का, तो फिर उनको बिज़नेस के तौर पे भी फ़ायदा हो सकता है और फिर लोगों के सामने भी उनकी इज़्ज़त रह जाएगी। लेकिन उस सबसे पहले अहमद के अब्बू चाहते थे कि वो फ़राह वालों की इरफ़ा वालों की अम्मी अब्बू से बात वगैरह कर लें। तो अहमद साहब जो होते हैं वो नुमान को कॉल करते हैं और वो कहते हैं कि हमें इरफ़ा के अब्बू से बात करनी है, अगर वो ठीक हो तो हम उनके घर आ जाएं। तो नुमान कहते हैं कि अंकल पहले ना मैं इनसे पूछ तो लूँ, वैसे भी यहाँ पे काफ़ी गर्म मामला चल रहा है। मतलब इरफ़ा के अब्बू की तबीयत सही नहीं है, मेरी अम्मी को और इरफ़ा की मेरी मामी यानी इरफ़ा की अम्मी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा चढ़ा हुआ है, तो एक दिन छोड़ कर फिर हम बात करते हैं इस सिलसिले में। तो अहमद साहब तो ये सोच रहे होते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे अच्छे रिश्ते करने की पहल करने जा रहा था और यहाँ पे ये सीन हो रहा है। तो इरफ़ा जो बेचारी अभी अहमद को देख देख कर उसका दिमाग सर दर्द हो रहा होता है, तो उसके कमरे का ना जो होता है बंद, तो वहाँ बेल बजती है, यानी कि कोई आता है, दरवाज़ा खटखटाते हैं और फिर वो बोलती है कि आप कौन। तो वो बोलते हैं कि हाँ मैं जावेद बाबा हूँ, बड़े साहब ने अहमद साहब को फिर से बुलाया है। तो वो बहुत डर जाता है अहमद, क्योंकि अहमद तो सुबह होता है। इरफा कहती है उठो उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, तो कहते हैं हाँ क्या हुआ कहाँ आग लगी। अहमद आग ही नहीं लगी है, कहीं आग नहीं लगी है, तुम्हारे अब्बू तुम्हें बुला रहे हैं लगता है, बाकी जो मार का डोज बचा हुआ है ना वो तुम्हें अब पड़ेगी। इरफान अल्लाह करो, खुदा से डरो, तुमसे शादी करने के बाद बस मार ही खाए जा रहा हूँ और तो कुछ हो ही नहीं रहा। अच्छा, तुम्हें क्या लगा था इतनी अजीम बात के बाद तुम्हें कोई तमगा जी आ जाएगा, इरफान मैं तुमसे प्यार करता हूँ, कम से कम तुम तो मुझे सपोर्ट करो। हाँ सोचो तुम्हारी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगी। तुमने क्या मुझे ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व किया था, कुछ बताया था मुझे कभी? सडन आके बोल दिया था मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, अपना हुक्म साबित कर दिया था मुझ पर। और अब जब बैठ के मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगी ना तो बहुत अच्छा रहेगा। शर्म करो इरफा की बच्ची, यहाँ तुम्हारे शौहर की चटनी बने जा रही है और तुम मज़े से सब देख रही हो। बीवियाँ शौहरों के लिए क्या कुछ नहीं कर लेती, अपनी पूरी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देती है। हाँ हाँ क्या बोले तुम, ना तुम वैसे शौहर हो और हाँ ना तुम वैसे बीवी हो। हाँ हाँ तुम हमेशा अब इसी बात का ताना दोगी ना इरफा कि मैंने तुम्हें, चलो छोड़ो, तुम तो बच्चों को भी यही बताओगी ना। व्हाट डू यू मीन बाय सेड दैट अहमद?
अरे देखो फिर शादी होगी, अब तो बच्चे तो होंगे ना नेसेसरली, तो इसमें इतना ज़्यादा और डरने की क्या बात है। अहमद, अपनी ज़बान को लगाम दो, वरना तुम्हारे अब्बू तुम्हें मारे ना मारे छड़ी उठा के या फिर चप्पलों से मैं तुम्हें कूटना स्टार्ट कर दूँगी। हाँ इरफा, वो दिन कब आएगा जब तुम अपने नन्हे हाथों से मुझे मारोगे। तुम्हारे हाथ तो रुई के जैसे हैं, चोट अगर लग भी गई ना तो वो चोट भी मुझे सुकून हो जाएगी। मैं तो चाहता हूँ तुम मुझे टच करो। इरफा को बहुत शदीद गुस्सा चढ़ता है और वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं सुधरोगी। वो चप्पल उठा के जैसे अहमद को मारने लगी होती है, तभी अहमद के रूम का दरवाज़ा खुलता है और अहमद के अब्बू रूम में एंटर होते हैं। वो कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बाकी मैंने तुम्हें बुलाया था, तुम आए नहीं थे तो इसलिए मैं ही आ गया हूँ। अंकल मैं बाहर चली जाऊँ अगर आपको मुझसे कोई बात करनी है तो। नहीं बेटा तुम यहीं पर बैठो, मुझे कोई बात करनी है। पहले ये चप्पल ज़मीन पे रख दीजिए बेटा, वैसे भी ये चप्पलों से ठीक होने वाला नहीं है। और अब आप मुझे फिर से मारने वाले हो, और वो भी मेरी बीवी के सामने। बेटा अभी मैं अपना ज़ब्त कायम रखे हुए हूँ, तुम्हें मारने नहीं आया बल्कि तुम्हें कुछ कहते आया हूँ। वो ये कि मैंने इरफा के अम्मी अब्बू से बात करने की कोशिश की थी, कॉल किया था नुमान को। नुमान ने कॉल पिक की थी और उन्होंने कहा था कि अभी मामलात सही नहीं है और इरफा के अब्बू की तबीयत भी कुछ बेहतर नहीं है और सब लोग गुस्से में भरे हुए हैं, और बेहतर यही होगा अहमद कि तुम खुद जाओ, लोगों से माफ़ी मांगो, और इन सारे कामों के लिए पहले तुम जाओगे अपनी वाइफ के साथ और उन सब से माफ़ी मांगोगे, और अगर वो लोग तुम्हें माफ़ कर देते हैं तो तुम हमें कॉल भी बताओगे। फिर हम दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस रखेंगे और उसी दिन हम वलीमे का डेट भी फाइनल कर देंगे, और उससे पहले हम बात करके इरफा को उनकी अम्मी वालों के पास छोड़ के आएंगे, और तुम्हारी शादी हम पूरे रीति रिवाज के साथ करवाएंगे, क्योंकि लोगों को तो पता नहीं है ना, तुम लोगों ने तो सिर्फ निकाह किया है ना, और तुम लोग ऐसे यहाँ पे रह रहे हो तो ये सही बात नहीं है, अब लोगों को पता भी नहीं है। कल बात मेरी इमेज पे पहुँच जाए इससे पहले तुम्हें कोई कदम उठा लेना चाहिए। अहमद, पापा मैंने इतनी मुश्किल से इरफा को हासिल किया है, उसे यहाँ पे ले आया, वो तो मुझसे वैसे ही भागनी चाहती है, और आप चाहते हो उन लोगों से माफ़ी मांग के मैं इरफा को वहाँ भेज दूँ। फिर तो पता नहीं वो कौन सी पट्टियाँ पढ़ाएगी और फिर इरफा मुझसे दूर हो जाएगी। बाबा आप ऐसा नहीं कर सकते हो। इरफा बेटा तुम्हें कोई मसला है इस बात से? अंकल मुझे कोई मसला नहीं है, बस आप अपने बेटे से पूछ लें, उससे ही मसला होता है हर किसी की बातों में। बाबा आप कुछ भी कर लें, मैं ये नहीं करने वाला। अहमद तुमने पहले ही अपनी जज्बाती तबीयत की वजह से मामले काफ़ी ख़राब कर लिए हैं। मैं नहीं चाहता तुम्हारी वजह से मार्केट में मेरी बची कुछ इज़्ज़त और नाम भी चला जाए, और मैं ये भी नहीं चाहता कि इरफा के अब्बू वालों को भी ऐसी बातों का सामना करना पड़े। अभी तो बात उनके ख़ानदान में है, मोहल्ले तक नहीं पहुँची, अगर बात मोहल्ले तक पहुँचेगी तो वो लोग तुम्हारी इरफा को कितना कुछ बोलेंगे और तो फैमिली को कितना कुछ बोलेंगे। फिर तुम्हें हर्ट नहीं होगा अहमद? क्योंकि तुमने तो इज़्ज़त दी है, तुमने तो शादी की है, क्या तुम अपनी शादी को इस तरह से रखना चाहते हो? क्या तुम अपनी फैमिली आगे नहीं बढ़ाना चाहते, या फिर तुम इस मैस में ही रहना चाहते हो, कभी मूव ऑन नहीं करना चाहते लाइफ में? पापा करना चाहता हूँ तो फिर मैं बेटा जो बोल रहा है वैसा तुम करो। पापा फिर इरफा, बेटा मैं जानता हूँ, लेकिन बात करो और इरफा को वहीं छोड़ के आओ, और फिर क्या, फिर हम डेट फाइनल करते हैं और फिर मेहंदी करते हैं, ढोलकी करते हैं, और लास्ट में करेंगे वलीमा। पहले हम करेंगे उसका रुखसती करेंगे, पहले करेंगे मेहंदी, उसके बाद करेंगे हम ढोलकी वाला फंक्शन, उसके बाद सीधा रुखसती का इवेंट रखेंगे। रुखसती के इवेंट के 2 दिनों के बाद या फिर 3 दिनों के बाद जैसा आपको सही लगे फिर हम वलीमे का कर लेंगे इसे, अगर बेटा आपको सही लगे तो। अब ये सब कुछ एक दिन में नहीं हो सकता। नहीं बेटा एक दिन में नहीं हो सकता। अब जब ख़ानदान में बात आ ही गई है तो हम बड़ों को चाहिए कि इस बात को खुद देखना चाहिए, खुद टेक करना चाहिए। तो अहमद पहले तो ज़िद कर रहे होते, लेकिन जब अपने बाबा की बात सुनते हैं और फिर उनकी दादी भी आके उनको यही बोलती है कि बेटा यही इस वक्त सही है, तो यही सही रहेगा, ठीक है। पर पापा बाद में आप बदल तो नहीं जाओगे ना? बेटा मैं तुम्हारा अब्बू कोई कंपनी का ऐड नहीं जो बार बार बदल जाऊँगा। हाँ अब मेरी खुशी में सच में खुश है बाबा। हाँ बेटा तुम मेरे इकलौते तो बेटे हो, तुम्हारी खुशी में खुश नहीं होगा तो पड़ोस के बेटे की खुशी में खुश होऊंगा। बट मेरी एक शर्त है बेटा। जी बाबा, फिर तुम्हें ऑफिस सही तरह से जाना पड़ेगा और ठीक भी होना पड़ेगा। बाबा मैं ठीक का मतलब समझा नहीं, फिर तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओगे। आपकी बहू है ना बाबा हमें सुधारने के लिए। बेटा आप कपड़े चेंज कर लो। पर अंकल मेरे पास तो कोई ढंग के कपड़े ही नहीं है। कर लो बात है, मैं तुमने से कोई कपड़े वगैरह भी नहीं ख़रीद के दिए। पापा सरकमस्टेंस ऐसे हो गए थे, क्या करता।
इरफा को चीज़ें खरीद के कैसे देता है। अभी सारे ख़ानदान वाले मुझ पर आग की तरह बरस रहे थे। मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश करता यार, इरफा को शॉपिंग क्यों करवाता है। बेटा कोई बात नहीं, आप अहमद के साथ जाइए या फिर अहमद की दादी के साथ, आपको जिसके साथ जाने में कंफर्टेबल हो। मैं ना अहमद की दादी के साथ चली जाती हूँ। अहमद की तो वाह बेटा वाह, अभी से देखो बाबा मुझे भागने की कोशिश कर रही है, अंडरस्टैंडिंग भागोगी फिर। बेटा फिर तुम चले जाओ अहमद के साथ। पर अंकल देखो बेटा, तुम्हें अहमद का पता है, अगर तुम इसके साथ नहीं रहोगे तो ये तुम्हारा पीछा करेगा फ़ौरन ही। ये है ही ऐसा, कुछ ज़्यादा ही लोगों को चिपक जाता है ये। पर हर किसी के साथ ऐसा फ्री नहीं होता, जैसे मोहब्बत करता है उसके साथ ही ऐसा होता है। बचपन में हमेशा मेरी टांग पकड़ के रोता रहता था, बाबा आप ऑफिस मत जाए, मैं अकेले में डर जाता हूँ। क्योंकि रात को मीटिंग्स होती थी और मुझे जाना पड़ता था काम के लिए यहाँ वहाँ। तो फिर अहमद अपनी रानी के साथ अकेले ही रहता था। तो उसे जब अम्मी तो नींद की दवाई खा के सो जाती थी, बस रात भर डरता रहता था। तो उसे ये डरने का प्रॉब्लम है, तो इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ फील होती है, इसलिए वो क्लिंगी हो जाता है चीज़ों पे। तो बेटा तुम एडजस्ट कर लोगी ना। अंकल ठीक है, और बेटा तुम नाश्ता वगैरह कर लो, फिर फ्रेश वगैरह हो जाना और फिर चले जाना। तब तक मैं जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है। अहमद पापा, लेकिन जब तक मेरे एंड्स वगैरह हो रहे हैं तो तब तक आप ऑफिस। हाँ बेटा ना, मैं ऑफिस संभाल रहा हूँ। जैसे ही बहू की रुखसती होकर यहाँ आ जाएगी फिर मैं अपनी सारी चीज़ों से फारिग हूँ, ठीक है। और फिर तुम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाओगे। बाबा जी बेटा जी, आपको करना ही पड़ेगा। शादी कर सकते हो, अभी मोहब्बत कर सकते हो, बिज़नेस क्यों नहीं चला सकते। पापा थोड़ा तो टाइम नहीं आता ना एक साथ, हाँ बेटा जी वो भी हो जाएगा। पहले आप जाए शॉपिंग करने के लिए। तो इरफा नाना कहते बेचारी क्या ही करती, उनके उनको तो नाश्ता करना ही था। तो बेटा आप रूम में नहीं, बाहर सबके साथ नाश्ता कीजिएगा। पापा आप, बेटा मैं जा रहा हूँ ऑफिस, मैंने तो नाश्ता कर ही लिया था, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और दादी दादी आप, बेटा देखो मुझे जाना है, तो अच्छा यही हो गया कि हम सब साथ में मिलकर बैठ के नाश्ता कर लें। जावेद बाबा खाना लगा लीजिए टेबल पर। जावेद बाबा तो टेबल पे खाना लगाने जाते हैं और फिर कहती है कि दादी मैं फ्रेश अप होने तो जाऊँ, पर क्या बेटा तुम क्या सोच रही हो, चले जाओ फ्रेश होने। दादी मेरे पास और कोई कपड़े भी नहीं है, और बेटा तुमने ये इतना भारी भरकम सा जैकेट ऐसे पहना हुआ है, ये तो तुम्हारी टांगों तक पहुंच रहा है। दादी क्या करूं मैं, ये जैकेट अगर मैं नहीं पहनती ना तो ये ड्रेस देखें ऐसा है ये ड्रेस। बेटा कोई बात नहीं, एक काम करो, एक काम करते हैं हम, फ़िलहाल तुम ये चीज़ ऐसे ही पहन के रखो, चेहरा वगैरह तुम धो दो, ठीक है, ब्रश वगैरह कर लो और फिर आके नाश्ता करो। बाद भी शायद बाद में बना लेना, ठीक है। उसके बाद तुम अहमद के साथ चले जाना, वहाँ पे कुछ ख़रीद भी लेना, फिर आना घर फ्रेश अप होके। फिर तुम अपनी जितनी चीज़ें अगर तुमने यहाँ से उठानी हुई तो उठानी हुई, नहीं तो वो जगह पहन के तुम आराम से अपनी मायके चले जाना। और हाँ अहमद तुम उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू दादी, इसमें थैंक यू को कहने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, और तुम मुझे अम्मी भी बोल सकती हो, ठीक है अम्मी। हाँ ये बहुत अच्छी बात है बेटा, चलो अब हम नाश्ता करने जाते हैं। इरफा वॉशरूम जा रही होती है, देखती है कि अहमद उससे पहले ही वॉशरूम में घुस गया है और वो दरवाज़ा ही पीट रही होती है बेचारी। अहमद तुम वॉशरूम से बाहर आ रहे हो या नहीं। वॉशरूम पे बाहर आऊँगी इरफा परीक्षत पे, ये मोटा भारी भरकम जो कोट पहना हुआ है ना भालू के जैसे तुमने, वो कोट निकाल लो प्लीज़। इरफा को बहुत ज़्यादा गुस्सा और चढ़ाई हुई होती है। अहमद ठीक है मैं तो करती हूँ, लेकिन वो क्या करती है, उसके पास टाइम नहीं था, उसको वो सब कुछ करना ही पड़ रहा था जो उसकी फैमिली वालों ने कहा। वो कोट उतार के रख देती है। अहमद मैंने कोट उतार के रख दिया है, इरफान रूम दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम आ सकती हो। वैसे मैं फ्रेश हो रहा हूँ, अगर तुम मुझे ज्वाइन करना चाहती हो तो कर सकती हो। हाउ मीन अहमद, अच्छा मैं मीन हूँ, अब तो शादी हो चुकी है नॉन। मैं जा रही हूँ दादी का वॉशरूम यूज़ करने के लिए। अरे मैं तो मज़ाक कर रहा था, मैं तो आ रहा हूँ। ऐसे अहमद आ जाता है, वो तो मज़ाक कर रहा होता है इरफा से, लेकिन इरफा उससे मज़ाक से भी तपी हुई होती है। वो कहती है जल्द से जल्द वो सारी ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करे और अपने घर वालों की तरफ जाए, क्योंकि वो एक और पल उसके साथ रहना नहीं जा रही होती थी। जब अहमद उसका चेहरा देखता है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, तो वो खुद ही चुपचाप होकर रूम से बाहर निकल लेता है, क्योंकि उस वक्त नहीं चाहता था अहमद के वो इरफा को कोई बातें सुनाए। अहमद जब चला जाता है बाहर नाश्ता के लिए, तो वहाँ सारे लोग बैठे हुए थे, नाश्ता वगैरह लगा हुआ होता है। अब हम चलते हैं नुमान की जानिब। नुमान तुम्हें कॉल आई थी ना। हाँ कॉल तो आई थी, वो इरफा के घर वालों की तरफ से, मतलब
वो लोग क्या कह रहे थे ऐसा? वो लोग ना इरफा, तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे अहमद? तुम ऐसा क्यों? नुमान, वो कहना अहमद, नुमा, अहमद इरफा को लेकर यहीं आ रहा है। व्हाट? इरफा को लेकर यहीं आ रहा है? क्यों? क्योंकि कुछ दिनों में वो आपसे बात करना चाह रहे थे और अहमद के अब्बू आपसे बात करने के लिए आ रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया। वो क्यों आ रहे थे? वो चाहते थे कि इरफा चंद दिनों के लिए आपके पास में रहे। बट क्यों? वो चाहते थे कि थोड़े बहुत इवेंट्स करके और रुखसती का इवेंट रख के वो बाद में वलीमे की डेट फाइनल कर दे और ठीक से विदाई हो जाती। और क्या रुबा, ठीक से बोलो। कुछ दिन में इरफा वाले यहाँ पे आ जाएंगे। इरफा अपनी शौहर के साथ आएगी ना? हाँ, सब ठीक तो है ना? इरफा खुश तो है ना? मामी अभी मुझे वो तो नहीं पता इरफा खुश है कि नहीं है, कि अम्मी उनकी बात काट के बोलती हैं कि मतलब वो खुश है तभी तो वो यहाँ पे आ रही है। और वो अहमद के अब्बू, हाँ वो भी शायद राज़ी हैं, इसीलिए तो वो चाहते हैं कि सबके सामने ये रस्म व रिवाज किया जाए। हाँ, सिर्फ दिखाने के लिए। अम्मी तो अच्छी बात है ना, दिखाने के लिए वो अपना तो रहे ना, वो इस रिश्ते को ठीक करना तो चाहते हैं ना। हाँ बेटा, तो इरफा वाले आप कब रहे? वो पहले शॉपिंग करने जाएंगे और फिर वो वापस आएंगे। ये देखो इरफा की मौजें ही मौजें, शॉपिंग करने जाएंगी रानी साहिबा। अम्मी हमें लगता है कि हमें इरफा को भी अपना लेना चाहिए। हाँ बेटा, आप तो यही चाहते हो कि सारे झगड़े ख़त्म हो जाए। और फिर नुमान की बहन बोली अम्मी अब भाई इसलिए बोल रहे ताकि भाई अपनी खुद शादी करना चाहते हैं ना, तो इसलिए अम्मी देखो ना, कूल हो जाए, मूव ऑन कर जाए लाइफ में, और द हैपनिंग ऑफ द थिंग। अब क्यों नहीं मूव ऑन करे? सब तो मूव ऑन हो गए। इतने में इरफा भी तैयार होके बाहर आती है खाने के लिए, और तब तक अहमद कहता है देखो मैंने खाना खा लिया है इरफा, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। तो जब वो इरफा खाने की टेबल पे बैठती है खाने के लिए, तो अहमद की दादी कहती है कि बेटा मुझे ना तुम्हें कुछ बात करनी थी। जी बताएं क्या बात? बेटा बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम नहीं जानते।